स्वागत है आपका एक और नए वीडियो के अंदर। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था साइंस के पेपर स्टाइल के बारे में कि चैप्टर वाइज वेटेज क्या रहेगा, तो आज हम सॉल्व करेंगे साइंस का 2025 के हिसाब से आने वाला एक बोर्ड का पेपर। और आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे, एक तरफ इसका क्वेश्चन पेपर है यहाँ पर और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पे इसके सॉल्यूशंस भी हैं। तो पहले मैं क्वेश्चंस रीड आउट करके इसके सॉल्यूशंस आपको डिस्कस करवा देता हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Which of the following is the synthetic indicator? Synthetic indicator कौन सा है? ऑप्शंस दिए गए हैं 4, इनमें से आप सीधा सीधा फेनोल्फथेलिन पे टिक कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, Which of the following is the molecular formula of butanol? butanol का molecular formula यहाँ दिया गया C4H6OH। यहाँ पे आपको 24 क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो पहले आपको 24 सॉल्व करने हैं और यहाँ पर कोई ऑप्शन आपको नहीं मिलने वाला है। तीसरा क्वेश्चन, The kidney in human beings are a part of the system for dash. किडनी किसका पार्ट होती है? Excretion. Fourth question, tungsten is used almost exclusively for filaments of electric bulb because उसको यूज करने का मेन कारण क्या है? आंसर है B. Both the resistivity and the melting point are high. क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। यहाँ पूछा गया है, इन द फॉलोइंग फिगर एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन F1 एंड 2F1 वेयर विल बी द इमेज फॉर्म्ड। अब यहाँ पर F1 और 2F1 के बीच में अगर इमेज ऑब्जेक्ट को रखा गया तो इमेज कहाँ बनेगी? तो इमेज बनेगी ऑप्शंस के हिसाब से बियॉन्ड 2F2। ऑप्शंस बच्चों आप यहाँ से रीड कर सकते हैं। ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगर मैं एक एक चीज़ को रीड करूँगा, तो मैं आपको क्वेश्चंस जो इस चैप्टर में इस वीडियो में पूछे जाएंगे, इस पेपर में पूछे जाएंगे, मैं उनको एक्सप्लेन भी करने वाला हूँ, इसलिए वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए मैं थोड़ा स्पीडीली जा रहा हूँ। तो आप ऑप्शंस खुद रीड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर अ यंग अडल्ट विद नॉर्मल विजन इज अबाउट। ये आंसर काफ़ी ईजी है, 25 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर 6 क्वेश्चन हमने देख लिए जो कि फॉर्म में थे MCQ के। अब अगले जो क्वेश्चंस रहेंगे वो हमारे फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में रहेंगे, लेकिन यहाँ पर एक खास बात आपके लिए ये है कि सबके ऑप्शंस दिए जाएंगे। तो आप देख सकते हो ब्रैकेट में ऑप्शन दिए गए हैं। द फर्स्ट मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्केन इज, पहला मेंबर है मीथेन। दूसरा क्वेश्चन जो दिया गया है यहाँ पर वो है, इन ह्यूमन बीइंग द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन अ गैमेट इज 23। करेक्ट आंसर है, द डैश हैव थिक इलास्टिक वॉल्स। थिक इलास्टिक वॉल किसकी होती है? आर्टरीज की। 10th में देखेंगे, द वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय लीफ इज फाउंड इन डैश, दैट इज ब्रायोफाइलम। 11th वाला, इफ द ऑप्टिशियन डिस्क्राइब्स +2.0D देन द टाइप ऑफ लेंस विल बी, लेंस कैसा होगा? कन्वेक्स लेंस, क्योंकि प्लस है। 12th क्वेश्चन, द मर्क्यूरी मेटल इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। तो मर्क्यूरी, ये जो है बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये तो छोटी क्लास में से गलती से पूछ लिया लग रहा है आपसे। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलेंगे अभी हम। क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। यहाँ पे ऑप्शंस या क्वेश्चंस नहीं दिए गए, इस तरफ ही आपको रीड करना पड़ेगा क्योंकि ब्लैंक्स में क्वेश्चन भी यहाँ कॉपी किए थे आंसर्स में। 13th क्वेश्चन, गैल्वेनाइजेशन इज अ मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग स्टील एंड आयरन फ्रॉम रस्टिंग। बिल्कुल सही कहा, ट्रू। 14th, द मैन हैव परफेक्ट पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स। फॉल्स। 15th, आइरिस डज नॉट कंट्रोल साइज ऑफ प्यूपिल। ये भी फॉल्स है। As the pH value of a solution increases from 7 to 14, it represents a decrease in concentration of H plus ions. It's true. 16 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं ट्रू एंड फॉल्स के साथ। अब हम बात करेंगे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस एज डायरेक्टेड। अब यहाँ पर लगभग आपको वेरी शॉर्टली, यानी कि एक वर्ड में, 2 वर्ड में, एक सेंटेंस में इसके आंसर देने हैं। विच पार्ट ऑफ द हिंड ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी? इट इज सेरेबेलम। Question number 18. In Mendel's experiment of a pea plant, the traits that were expressed in F2 generation are TT, TT, TT. So the dominant trait and recessive trait. अब यहाँ पे हमको dominant trait और recessive trait को अलग करना है। तो dominant trait में कैपिटल T वाले आ जाएंगे और recessive में स्मॉल t आ जाएगा। 18 क्वेश्चन पूरे हुए। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की। क्वेश्चन नंबर 19 जो है बच्चों वो है डिफाइन डिस्पर्जन ऑफ लाइट।
लाइट डिस्पर्शन के बारे में एक्सप्लेन पूछा गया है। द स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर्स इज कॉल्ड डिस्पर्शन ऑफ लाइट। जो आपने प्रिज्म वाला किया था ना, जब लाइट पास होती है तो उसके कलर्स जो होते हैं, वाइट लाइट कितने कलर से मिलकर बनी होती है, वो सब उसी को डिस्पर्शन ऑफ लाइट कहा जाता है। 20th क्वेश्चन, विच पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग इज नॉट अप्रोप्रिएट। अब यहाँ पे पेयर दिए गए हैं, कंडक्टर, सिल्वर, एलॉय, नाइक्रोम, इंसुलेटर, निकल। कौन सा इसमें से बराबर नहीं है? तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है इंसुलेटर निकल। निकल जो है इंसुलेटर नहीं है, तो ये गलत है। नेक्स्ट बच्चों हमारे क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वो है मैच द फॉलोइंग पेयर्स। यहाँ पर 21, 22, 23, 24 सब मैच करने हैं हमको, और मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ। थायरोक्सिन जो है वो क्या करता है? इट रेगुलेट्स मेटाबॉलिज्म फॉर बॉडी ग्रोथ। टेस्टोस्टेरोन क्या करता है? डेवलपमेंट ऑफ मेल सेक्स ऑर्गन्स। 23rd में सेकेंड ट्रॉपिक लेवल दैट इज प्राइमरी कंज्यूमर एंड थर्ड ट्रॉपिक लेवल दैट इज सेकेंडरी कंज्यूमर। तो बच्चों हमारे 24 क्वेश्चन यहाँ पर पूरे हो गए हैं। आप देख सकते हो कि 24 में से आपने कितने मार्क्स स्कोर किए हैं, ठीक है? तो वो आप यहाँ पर बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर। हम चलते हैं 25th क्वेश्चन की तरफ, और हमारा सेक्शन भी चेंज हो गया, सेक्शन बी में आ गए अभी हम। और सेक्शन बी के अंदर हमें आंसर 9 क्वेश्चन क्या देने हैं, क्योंकि 9 दूनी 18, और यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे गए हैं 25 से 37 तक, यानी क्वेश्चंस काफ़ी सारे हैं, हमको उत्तर देना सिर्फ 9 का ही। पहला क्वेश्चन है बच्चों, ऑयल एंड फैट्स कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश्ड इन विद नाइट्रोजन वाइन। ये फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है, रेंसिडिटी वाला। फूड आइटम्स कंटेनिंग ऑयल एंड फैट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एंड बिकम रेंसिड। सच फूड आइटम्स हैव बैड स्मेल एंड आर हार्मफुल टू हेल्थ। Hence, to prevent the spoilage of food items, they are flushed with unreactive gas like nitrogen, which acts as an antioxidant. फूड आइटम्स जो होती हैं उनके अंदर फैट जो है, ऑयल या फैट वाली चीज़ें जो होती हैं, जो कि बनती हैं, उनको ऑक्सीजन जो है जब उसके कांटेक्ट में आते हैं वो सब प्रोडक्ट्स, तो वो रेंसिड हो जाते हैं, यानी कि ख़राब हो जाते हैं, बदबू मारने लगते हैं, और ऐसे आइटम खाने से हमें तो नुकसान भी हो सकता है। तो उनकी स्मेल बिगड़ जाती है और हेल्थ के लिए भी नुकसान होता है। तो ऐसे में खाने को बिगड़ने से बचाने के लिए उसके अंदर नाइट्रोजन भर दी जाती है, जो कि एक एंटीऑक्सीडेंट का काम करती है। इसका एग्जांपल अगर दिया जाए तो आप जो वेफर्स खाते हैं, आपने देखा होगा वेफर्स का पैकेट होता है काफ़ी फूला हुआ होता है, जबकि उसके अंदर जो नंबर ऑफ चिप्स होता है बहुत ही कम होता है, यानी कि बहुत ही गिने चुने, यानी कि हम 10 रुपये का खरीदें तो उसमें से 15-20 चिप्स ही निकलते हैं। तो उसके अंदर कौन सी गैस होती है जिसकी वजह से फूला होता है? वो ऑक्सीजन नहीं होती है, कोई ऐसी गैस नहीं भरी जाती कि चलो फुलाने के लिए, आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए, जबकि वो होती है नाइट्रोजन, जो कि उसको ख़राब होने से बचाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बच्चों, राइट एनी 2 जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड की 2 हमें प्रॉपर्टीज़ लिखनी है जनरल। तो आंसर देखेंगे, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव आयंस, आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड एंड हार्ड। आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं उनके बीच में, पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होती है, जिस कारण से वो सॉलिड होते हैं और हार्ड रहते हैं। दूसरा, देयर मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स आर ऑल्सो क्वाइट हाई। जनरली दे आर सॉल्युबल इन वाटर एंड इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर ये इनसॉल्युबल होते हैं और वाटर के अंदर सॉल्युबल होते हैं। दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन देयर एक्वस सॉल्यूशन और मेल्टिंग स्टेट। ये बिजली को कंडक्ट करते हैं इन मोल्टन स्टेट, या फिर पानी में जब ये मिक्सअप होते हैं तब ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने का काम करते हैं। अब यहाँ पर इन्होंने 2 जनरल प्रॉपर्टीज पूछी थी, लेकिन यहाँ पर 4 दी गई हैं, आप कोई भी 2 लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बच्चों, राइट 2 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन आर्टरी एंड वेन। आर्टरी और वेन में डिफरेंस, आर्टरी जो होती है इट कैरीज ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू डिफरेंट ऑर्गन्स, जबकि ये वेन जो है इट कैरीज ब्लड फ्रॉम ऑर्गन्स टू द हार्ट। ये हार्ट से लेकर जाती है, वेन हार्ट तक लेकर जाती है। द ब्लड फ्लोज एट हाई प्रेशर। आर्टरीज में हाई प्रेशर में ब्लड फ्लो करता है, वेन्स के अंदर द ब्लड फ्लोज एट लो प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 28, नीट लेवल डायग्राम ऑफ लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ अ फ्लावर। फ्लावर के सेक्शन का यहाँ पर डायग्राम आपके सामने है बच्चों, आप यहाँ से देख सकते हैं और इसको कॉपी भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए और इसको बना सकते हैं, नहीं तो बुक में से भी आप ले सकते हैं। 29th क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, In a program, a doctor gave guidance to students on sex education. He explained that many bacterial and viral infections can be transmitted by sexual act. These diseases are gonorrhea, syphilis, HIV/AIDS, warts. In this program, he also explained the different contraceptive methods such as mechanical barriers,
hormonal balance and surgical to control population. These methods include condoms, loops, copper T, blocking of fallopian tube in female and blocking of vas difference in male. From the above discussion answer the following question. तो अभी ऊपर जो हमने चीज़ें पढ़ी इसमें से हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं जो पूछे गए हैं. क्लासिफाई द इन्फेक्शंस दैट कैन बी स्प्रेड बाय बैक्टीरिया. अब ऊपर जो इन्फेक्शंस के नाम दिए हैं इन्हें हम बैक्टीरिया से फैलने वाले जो हैं उनमें पहले डिवाइड करेंगे. तो बैक्टीरियल डिजीज है गोनोरिया और साइफिलिस. वायरल डिजीज हैं एड्स और वाट्स. और दूसरा क्वेश्चन है राइट द मैकेनिकल बैरियर कंट्रासेप्टिव मेथड फॉर अनवांटेड प्रेगनेंसीज. अनवांटेड प्रेगनेंसीज के लिए क्या किया जाता है? कॉन्डम्स आर यूज्ड एंड कॉपर टी आल्सो इज यूज्ड. बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 30. डिफाइन पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ आई. दूसरा क्वेश्चन राइट द फंक्शंस ऑफ सिलियरी मसल्स. पहले हम अकोमोडेशन की बात करेंगे. द एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ इज कॉल्ड पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ आई. आँख की जो क्षमता होती है, पावर होती है जो अपने फोकल लेंथ को एडजस्ट करने की, उसी को अकोमोडेशन कहा जाता है आई का. अब सिलियरी मसल्स का एक फंक्शन लिखना है हमको. ये हेल्प करता है इन चेंजिंग द कर्वेचर ऑफ द आई लेंस. आई लेंस के कर्वेचर को बदलने में ये हेल्प करता है. क्वेश्चन नंबर 31. ड्रॉ द सिंबल ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स. अब इन कंपोनेंट्स का हमें सिंबल ड्रॉ करना है. काफ़ी आसान है भी क्वेश्चन, लेकिन सिंबल आप लोगों को नहीं पता होगा बच्चों, तो यहाँ से देख लीजिए. कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स को ऐसे दर्शाया जाता है, प्लग की को ऐसे क्लोज वे में, और वायरिंग जो है इस तरीके से दिखाई जाती है. एंड वेरिएशन अ वेरिएबल रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस में वेरिएशन दिखाने के लिए हम इस प्रकार का सिंबल यूज करते हैं. क्वेश्चन नंबर 32. हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस 12 वॉट. अब यहाँ पर एक न्यूमेरिकल आ गया बच्चों, इसको सॉल्व करेंगे. तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर V है यहाँ पर 12 वोल्ट, और इलेक्ट्रिकल चार्ज जो है वो है Q, जिसको हम बोलते हैं Q इज द इलेक्ट्रिक चार्ज जो कि 2 कूलम है, और हमें निकालना है W यानी कि वर्क डन, कितना वर्क डन होता है. तो V जो होता है यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो वर्क डन अपॉन चार्ज होता है. तो V की जगह हमने 12 लिख दिया, W की जगह हमको निकालना है, और Q जो है वो 2 है ही हमारा दिया हुआ है. तो ये फॉर्मूला पुट ऑन करोगे. अब नीचे जो 2 है वो इक्वल टू उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो W की वैल्यू आ जाएगी 12 इंटू 2 24 जूल. तो वर्क डन इज 24 जूल. काफ़ी आसान न्यूमेरिकल है ये. 33 देखेंगे अभी. राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फील्ड लाइंस अराउंड अ बार मैग्नेट. बार मैग्नेट के चारों तरफ जो फील्ड लाइंस होती है उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हमको लिखना है. काफ़ी सारे कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर 4 दिए गए हैं, हम रीड करेंगे सभी के सभी. ठीक है बच्चों. फर्स्ट, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस emerge फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड merge एट साउथ पोल. ये नॉर्थ पोल से शुरू होती हैं और साउथ पोल पे मैग्नेट में जाती हैं. while inside द मैग्नेट द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ. अंदर वो साउथ से नॉर्थ होती है और बाहर नॉर्थ से साउथ में होती हैं. दूसरा, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्राउडेड नियर द पोल वेयर द मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्ग एंड आर फार अपार्ट नियर द मिडल ऑफ द मैग्नेट एंड फार फ्रॉम द मैग्नेट वेयर द मैग्नेटिक फील्ड इज वीक. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो क्राउडेड होती हैं पोल्स के पास, यानी कि पोल्स पे जाओगे आप तो वहाँ पर ये काफ़ी क्राउडेड होती हैं, हमें काफ़ी ज़्यादा दिखाई देते हैं. आपको याद होगा वो फिगर जो हमने पीछे एक वीडियो के अंदर मैंने आपको जो चैप्टर एक्सप्लेन किया था उसमें दिखाया था कि इसकी जो लाइंस होती हैं, जब हम बार मैग्नेट के ऊपर काफ़ी सारे डाल देते हैं, क्या आयन फीलिंग्स डाल देते हैं, तो इस तरह का फिगर मैं आपको बना के होता है. ऐसा आपने देखा होगा, बार मैग्नेट ऐसा होता है हमारा, वहाँ से ऐसे ऐसे करके लाइंस बनी होती हैं. तो आपने यहाँ देखा था कि यहाँ सबसे ज़्यादा भीड़ होती है, तो यहाँ क्राउडेड होती है बहुत. तीसरा पॉइंट बताया गया बच्चों, द मैग्नेट फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज इफ दे डू सो देयर वुड बी 2 डायरेक्शंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट विच इज़ एब्सर्ड. अब अगर मैग्नेटिक फील्ड्स की बात करें तो इन लाइंस की कभी भी इंटरसेक्शन नहीं होती है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं. अगर ऐसा हो तो फिर हम बोल सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो है अलग अलग हो जाएगी उन जगहों पर, यानी कि 2 डायरेक्शंस में बहेगी, जो कि पॉसिबल नहीं है. चौथा पॉइंट, इन केस द फील्ड लाइंस आर पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट दीज रिप्रेजेंट अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. अगर फील्ड लाइंस जो है पैरेलल हैं और इक्विडिस्टेंट हैं एक दूसरे से, तो हम कह सकते हैं कि एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर जनरेट हो रहा है. क्वेश्चन नंबर 34 है, राइट द डिफरेंस बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर. बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर में डिफरेंस देखेंगे हम.
तो बायोटिक फैक्टर है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ एन इकोसिस्टम आर इंक्लूडेड इन द बायोटिक फैक्टर। बायोटिक फैक्टर के अंदर सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म आते हैं और अबायोटिक के अंदर सारे नॉन लिविंग आते हैं। काफ़ी आसान है ये। बायोटिक के एग्जांपल्स की बात करें, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, कंपोजर्स जो होते हैं वो इसमें आते हैं। इसमें आते हैं फिजिकल फैक्टर्स लाइक टेम्परेचर, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी, विंड, सॉइल, लाइट एट्सेट्रा, ये सब अबायोटिक में आता है। नेक्स्ट है बच्चों हमारा 35th क्वेश्चन, राइट अ नोट ऑन बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन के ऊपर हमें एक शॉर्ट नोट लिखना है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। काफ़ी बड़ा दिया गया है यहाँ पर, बट आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, थोड़ा कम करके भी लिख सकते हैं इसको। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इसको। लिविंग ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर देयर फूड रिक्वायरमेंट एंड फॉर्म अ फूड चेन। लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं खाने के लिए और इसलिए वो एक फूड चेन बना देते हैं। थ्रू सच फूड चेन एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स मूव टू अपर ट्रॉफिक लेवल सीक्वेंटली। अब इसी फूड चेन के द्वारा खाना या एनर्जी जो होती है, न्यूट्रिएंट जो होते हैं, अपर लेवल तक पहुंचते हैं। इफ एनी नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस एंटर इन द बायोटिक फैक्टर ऑफ एन इकोसिस्टम, इट्स कंसंट्रेशन प्रोग्रेसिवली इंक्रीजेज एट हायर ट्रॉपिक लेवल। अब अगर समझो कि हमारी फूड चेन के अंदर कोई नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस आ गया, जैसे प्लास्टिक ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, तो ऐसी कोई चीज़ अगर आ जाती है तो वो टॉप लेवल पर जाके उसका कंसंट्रेशन और बढ़ जाता है, क्योंकि वहाँ से वो आगे जाती ही नहीं है। The uncontrolled use of pesticide and other chemicals increases the amount of these chemicals in the soil and water bodies। अब पेस्टिसाइड्स का बहुत यूज़ किया जाता है, केमिकल्स का बहुत यूज़ किया जाता है, जिससे केमिकल्स का अमाउंट जो है सॉइल और वाटर बॉडीज़ के अंदर बढ़ता जा रहा है। और फ्रॉम सॉइल एंड वाटर, अब अगर बात करें सॉइल और वाटर की, यानी कि हमारी धरती और मिट्टी और वाटर से ये हमारी बॉडी में, यानी कि प्लांट्स की बॉडी में वो जाते हैं और वहाँ से ये हर्बीवोर्स और कार्निवोर एनिमल्स हैं उनकी बॉडी में जाते हैं। एज दिस केमिकल्स आर नॉट डिग्रेडेबल, दे कैन accumulated progressively at each tropic level. This phenomenon is known as biological magnification। अब ये जो केमिकल्स होते हैं, जैसे कि आपने एक पेड़ उगाया या खेत में कुछ उगाया जिसमें आपने बहुत सारे केमिकल डाला, पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड डाला, अब उसके कुछ अंश तो उस फसल में जाएंगे और जब उसको कोई हर्बीवोर खाएगा तो वो उसकी बॉडी में भी जाएगा और उस हर्बीवोर को कार्निवोर खाएगा तो वो उसकी बॉडी में भी जाएगा। इस तरीके से इसी घटना को हम बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन कहते हैं। As human beings occupy the top level in food chain, the maximum concentration of pesticide get accumulated in the human body. Therefore, through the increase, though for increase of crop production we use chemicals, we need to control their use। अब ह्यूमन बींग्स सबसे टॉप लेवल पर हैं, यानी कि हम सबसे ऊंचे लेवल पे आते हैं इस फूड चेन में, और इस कारण से सबसे ज़्यादा जो ये केमिकल्स पेस्टिसाइड होते हैं हमारी बॉडी में एक्यूमुलेटेड रहते हैं, जमा हो जाते हैं। और अगर हम अपने आप को बचाना चाहते हैं तो हमें इसका यूज़ थोड़ा कम करना होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, जिसके अंदर हमें यहाँ पर एक फिगर दिया गया है जो कि है हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम का, और इसके अंदर हमको ऑप्शन भी दिए गए हैं यूरिनरी ब्लैडर, किडनी, यूरेथ्रा और यूरेटर का, और हमें ABCD करके लोकेट करके भी दिया गया है, बताना है कि ये चीज़ें कौन कौन सी हैं। तो A की बात करें तो आपने पहचान लिया होगा, किडनी है। B की बात करें तो यूरेटर, और C जो है वो है हमारा यूरिनरी ब्लैडर, और D जो है दैट इज़ यूरेथ्रा। तो ये इस तरह के क्वेश्चंस इसमें काफ़ी पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि ऐसे क्वेश्चंस को आप इग्नोर ना करें। इसीलिए चैप्टर को जब पढ़ाया जाता है तो बहुत ही ध्यान से आप इसको समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 37, एक्सप्लेन द राइट हैंड थंब रूल। अब राइट हैंड थंब रूल को हमें एक्सप्लेन करना है। इसका फिगर यहाँ देख सकते हो आप कैसा बनाया गया है, ठीक है। इमेजिन दैट यू आर होल्डिंग अ current carrying conductor in your right hand such that the thumb point towards the direction of current। अब आप यानी कि ये जो है ये करंट है आपका नीचे, तो करंट की तरफ आपका थंब है। देन योर फिंगर्स ऑफ राइट हैंड रैप अराउंड द कंडक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड लाइंस। तो फील्ड लाइंस जो होंगी वो इस तरीके से होंगी। दिस इज नॉन एज राइट हैंड थंब रूल। इसी को राइट हैंड थंब रूल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 सेक्शन C में चलेंगे अभी हम। यहाँ पर हमको सिर्फ 6 क्वेश्चन का जवाब देना है, और ओवरऑल बात की जाए तो 3 मार्क के हिसाब से 6 या 18 मार्क्स यहाँ पे मिलेंगे हमको। और टोटल क्वेश्चन जो है लगभग 9 क्वेश्चन यहाँ पर दिएंगे, तो 9 में से 6 करने हैं। क्वेश्चन आप देख सकते हैं 38 वाला, ऑब्जर्व द फ्लोइंग डायग्राम एंड आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चंस। अब यहाँ पर चाइना डिश दी गई है, सिल्वर क्लोराइड है, सनलाइट आ रही है, खिड़की खुली हुई है। Identify the type of chemical reaction in the above diagram and also define
इट। अब यहाँ पर कौन सा रिएक्शन है उसको हमें बताना है और डिफाइन भी करना है। तो सबसे पहली बात यहाँ पर द नेम ऑफ द केमिकल रिएक्शन इज फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन इज अ केमिकल रिएक्शन इन विच a single compound in presence of sunlight forms more than one product is called photochemical composition। तो यहाँ पर फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन हो रहा है और इसमें एक जो कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है ऐसी जिसके अंदर एक सिंगल कंपाउंड जो है सूर्य के प्रकाश के प्रेजेंस में एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनाता है, इसी को फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछा गया है इन विच इन द अबव केमिकल रिएक्शन राइट द चेंज इन कलर ऑफ सॉल्ट दैट इज प्लेस्ड इन चाइना डिश। अब इसमें चाइना डिश के अंदर जो पाउडर है दैट इज सिल्वर क्लोराइड, उसका कलर कौन सा हो जाएगा। द कलर ऑफ वाइट कलर्ड सॉल्ट दैट इज प्लेस्ड इन चाइना डिश चेंजेस टू ग्रे, इसका कलर ग्रे हो जाएगा भाई। अब इसके लिए हमको केमिकल रिएक्शन भी लिखनी है। सिल्वर क्लोराइड है तो सिल्वर क्लोराइड को AgCl कहा जाता है। सनलाइट के प्रेजेंस में ये सिल्वर और क्लोराइड अलग अलग हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 39, डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में हमें डिफरेंस बताना है। काफी आसान क्वेश्चन है। मेटल्स जो होते हैं दे आर इन सॉलिड फॉर्म, एग्जांपल दिए गए हैं कुछ नीचे। नॉन मेटल्स जो होते हैं सॉलिड भी हो सकते हैं और गैशियस फॉर्म में भी हो सकते हैं, एग्जांपल्स भी हैं। दे आर हैवी इन वेट, दे आर लाइट इन वेट, दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दे आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो ये इनके बीच में हमने डिफरेंस देख लिया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। तो 40 क्वेश्चन क्या दिया गया है, मेटल एक्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफ़ी बार रिपीट हुआ है, इसको ध्यान से बच्चों देख लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है कई बार ये। मेटल एक्स इज फाउंड इन नेचर एज एन ओर ऑफ सल्फाइड एज एक्सेस, दिस मेटल इज यूज्ड इन गैल्वेनाइजेशन ऑफ आयन आर्टिकल्स, आइडेंटिफाई द एक्स मेटल। अब यहाँ पर जो मेटल है वो है क्या, दैट मेटल इज जिंक। दूसरा क्वेश्चन, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ केमिकल इक्वेशन हाउ टू कन्वर्ट दिस सल्फाइड और एक्सेस इनटू मेटल एक्स। द सल्फाइड और जिंक सल्फाइड इज ऑब्टेन्ड एज प्योर मेटल बाय रोस्टिंग एंड रिडक्शन प्रोसेस। रोस्टिंग और रिडक्शन से हम जिंक प्योर ले सकते हैं। द सल्फाइड और इज कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर and all volatile impurities are removed, this process is called roasting। रोस्टिंग को यहाँ पर फॉर्मूला दिया गया, देखिए इसकी इक्वेशन। जिंक सल्फाइड को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब गर्म किया जाता है तो जिंक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड अलग हो जाती है, जिंक ऑक्साइड बन जाता है, यानी कि ऑक्सीडेशन हो जाता है इसका। इसके बाद बताया गया है कि जिंक ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड बाय कार्बन टू ऑब्टेन मेटल। जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, तो कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगी और साथ में जिंक हमें प्योर फॉर्म में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है बच्चों, व्हाट इज रिफ्लेक्स आर्क, ड्रॉ अ नीट लेवल डायग्राम ऑफ रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क क्या होती है और इसका एक डायग्राम बनाना एक्सप्लेन करते हुए। A connection between the input nerve and output nerve along with spinal cord is called reflex arc। हमारे स्पाइनल कोड के माध्यम से जो इनपुट और आउटपुट नर्व के बीच में जो कनेक्शन होता है उसी को रिफ्लेक्स आर्क कहा जाता है। या फिर आप लिख सकते हैं इट इज़ अ पाथ ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन विच कंसिस्ट ऑफ रिसेप्टर्स, सेंसरी न्यूरॉन, रिले न्यूरॉन एंड मोटर न्यूरॉन कनेक्टेड टू इफेक्टर ऑर्गन। तो ये दोनों ही डेफिनेशन सही है, इजी है। आप मेरे हिसाब से तो आप इसके साथ जाइए, दैट विल बी क्वाइट इजी। और डायग्राम आप देख सकते हो, आपको ये भी बनाना पड़ेगा, अगर आपने नहीं बनाया तो आप यहाँ से बना सकते हो। क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे, राइट द नेम्स ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक्सप्लेन एनी टू टाइप्स ऑफ असेक्सुअल। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दो के बारे में हमको डिटेल में बताना है और बाकी का नाम बताना है। टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फिजन, then fragmentation, regeneration, budding, spore formation and vegetative propagation। तो फिजन के बारे में बात करेंगे। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म डिवाइड्स टू फॉर्म अ न्यू इंडिविजुअल, दिस प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन इज कॉल्ड फिजन। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं यानी कि सिंगल सेल वाले जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो डिवाइड होकर नए इंडिविजुअल्स बनाते हैं, इस प्रोसेस को कहा जाता है फिजन। फिजन जो है इसमें बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन दो आते हैं, एग्जांपल अमीबा, लिशमैनिया और प्लाज्मोडियम इसी प्रोसेस से डिवाइड होते हैं। दूसरा बताया गया बच्चों फ्रेगमेंटेशन, सम मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स लाइक स्पेरोगेरा, फिलामेंटस algae simply breaks up into small pieces upon maturation, each of these pieces is called fragment, these fragments grow into
new individuals. This mode of asexual reproduction is known as fragmentation. कुछ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जैसे स्पायरोगिरा, ये जब अपनी बॉडी को काट लेते हैं, तोड़ लेते हैं 2 हिस्सों में या 2 से ज़्यादा हिस्सों में, और हर एक हिस्सा जो है फिर अपने आप में एक पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाता है, इसको बोला जाता है फ्रेगमेंटेशन। क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे। ड्रॉ ए नीट लेवल डायग्राम ऑफ ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड राइट द फंक्शंस ऑफ टेस्टिस। तो पहले आपको डायग्राम ड्रॉ करना है। डायग्राम ड्रॉ करने के लिए बच्चों आपको खुद ध्यान देना पड़ेगा, इस डायग्राम को ध्यान से ड्रॉ करना आपको सीखना होगा। और यहाँ पर बोला गया है लेबल्ड डायग्राम, तो लेबल मतलब इसके नाम भी आपको लिखने हैं प्रॉपरली। और दूसरा क्वेश्चन है फंक्शंस बताने टेस्टिस के। फंक्शंस हम देख लेते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ जर्म सेल्स और स्पर्म्स टेक प्लेस इन द टेस्टिस। टेस्टिस के अंदर ही जर्म सेल्स यानी कि स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं। टेस्टिस सिक्रेट मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन भी सिक्रेट होता है। क्वेश्चन नंबर 44 है हमारा। एक कॉन्केव लेंस का फोकल लेंथ बताया गया 15 सेंटीमीटर। एट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस टू बी प्लेस सो दैट इट फॉर्म्स एन इमेज एट 10 सेंटीमीटर। अब कितनी दूरी पे रखना है हमको कि 10 सेंटीमीटर की इमेज बन जाए। 10 सेंटीमीटर की दूरी पे लेंस से 10 सेंटीमीटर दूर एक इमेज बन जाए। ऑल्सो फाइंड द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय द लेंस। और मैग्निफिकेशन भी ढूंढना है। तो पहले हम इसका क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक कॉन्केव लेंस है, ठीक है। और कॉन्केव लेंस हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज देता है, यानी कि वर्चुअल मतलब जो कि रियल नहीं होती है, इरेक्ट मतलब एकदम सीधी होती है, और सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट यानी कि जिधर ऑब्जेक्ट होता है उसी तरफ देता है। तो यहाँ पर इमेज डिस्टेंस पूछा गया है -10, क्योंकि आपको पता है लेंस के इस तरफ लेफ्ट साइड रहेगी इमेज, तो माइनस में आएगा ये -10। फोकल लेंथ भी उसकी -15, कॉन्केव लेंस है इसलिए। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u हमें ढूंढना है, तो 1/v - 1/u = 1/f। तो आप यहाँ पर हमें निकालना है u, तो 1/u को आप उस तरफ ले जाइए और 1/f को इधर ले जाके माइनस कर दीजिए। यानी कि आपको करना क्या है, ये जो है हमारा 1/f, इसको उस तरफ ले जाओगे तो ये माइनस हो जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हो। और 1/u जो है उसको इस तरफ ले आओगे तो ये प्लस का हो जाएगा। अब वैल्यूज पुट ऑन करेंगे आप, तो you'll get the answer 1/30। दैट मीन्स u की वैल्यू आपको मिल गई -30। Thus the object distance is 30 सेंटीमीटर। मैग्निफिकेशन की बात करें तो मैग्निफिकेशन होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अपॉन इमेज डिस्टेंस। तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमने देखा था पीछे, सॉरी इमेज डिस्टेंस 10 था और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 30 था, तो 10/30 यानी कि 1/3, और यू कैन राइट 1.33। The positive plus sign shows that the image is erect and virtual the image is 1/3 of the size of the object। अब यहाँ पर पता लगता है कि इमेज जो इरेक्ट है और वर्चुअल है, और इमेज जो है उसका साइज है 1/3। क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ चलेंगे। जो नीट लेबल्ड रे डायग्राम फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय अ कॉन्केव मिरर व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब इमेज ड्रॉ करने को बोला है पहले तो भाई, तो ये इमेज बनेगा बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। ये इमेज आपको बना देना है। अब देख सकते हो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट है और इस तरह का एक इमेज बनेगा। राइट द यूजेस ऑफ कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर के यूजेस भी यहाँ साथ में हमको बताने हैं। As reflectors in torches, searchlights, headlights of motor vehicles, etc. Concave mirrors are also used by the dentists to see larger images of the teeth of patients. Patients के दांत को बड़ा करके उसकी बड़ी इमेज देखने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। 46 देखेंगे। Explain the practical application of heating effect of electric current with example. Electric current के heating effect को हम application भी बताना है उसका practical, और एग्जाम्पल्स भी देने। 46 प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। फर्स्ट, इन द वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस सच एज इलेक्ट्रिक आयरन, टोस्टर, इलेक्ट्रिक हीटर, एटसेट्रा।
तो आयन हो गई, इलेक्ट्रिक टोस्टर हो गया, इलेक्ट्रिक से बनने वाली जो भी ज़्यादातर चीज़ें उनमें हीटिंग इफेक्ट का ही यूज़ होता है। इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर प्रोड्यूसिंग लाइट बाय हीटिंग इट्स फिलामेंट। अब बल्ब के अंदर क्या होता है, फिलामेंट गर्म होता है, इसी कारण से लाइट प्रोड्यूस होती है, तो वो भी इसके यूज़ में आ जाएगा। तीसरा है इन एन इलेक्ट्रिक फ्यूज़ फॉर प्रोटेक्टिंग हाउस होल्ड वायरिंग एंड इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। इसका यूज़ किया जाता है हाउस होल्ड वायरिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए फ्यूज़ के अंदर, ताकि फ्यूज़ कई बार ज़्यादा लाइट आने की वजह से फ्यूज़ उड़ता नहीं है, तो हमारे जो सारे अप्लायंसेस है वो जल सकते हैं, इस कारण से इसका उपयोग वहाँ भी किया जाता है। अब बच्चों डी सेक्शन पे आ गए हैं। यहाँ पर बताया गया है कि राइट एनी 5 क्वेश्चंस। टोटल मेरे ख्याल से यहाँ पे 7 या 8 क्वेश्चन दिए गए, 8 क्वेश्चन दिए गए हैं। 9 क्वेश्चन दिए गए, उसमें से आपको करने हैं सिर्फ 5, 4 मार्क के हिसाब से। तो देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। एक्सप्लेन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर विद केमिकल रिएक्शंस, राइट एनी 2 यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का पहले तो हम मैन्युफैक्चरिंग बताएंगे। ब्लीचिंग पाउडर इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लेक्ड लाइम। क्लोरीन को जब ड्राई स्लेक्ड लाइम से रिएक्ट करवाया जाता है तभी बनता है। क्लोरीन का फॉर्मूला Cl2 हमने लिया और CaOH2 दैट इज स्लेक्ड लाइम। ये रिएक्शन के बाद आपको मिलेगा CaOCl2 प्लस H2O। ब्लीचिंग पाउडर इज रिप्रेजेंटेड एज CaOCl2 एंड इट्स केमिकल नेम इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो ये जो CaOCl2 है ये ब्लीचिंग पाउडर है और इसका जो नाम है वो है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। यूज़ की बात करेंगे। फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लेनिन इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर इंडस्ट्री एंड फॉर ब्लीचिंग वॉश्ड क्लोथ्स इन लॉन्ड्री। दूसरा, फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर एंड मेकिंग इट फ्री फ्रॉम जर्म्स। अगला क्वेश्चन हमारा 48, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो पहले पीएच का हमें इंपॉर्टेंस बताना है। इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच, आवर स्टमक प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड विदाउट हार्मिंग द स्टमक, बट ड्यूरिंग इंजेशन sometimes the stomach produces excess acid which causes pain and irritation, which we commonly call acidity. Basic substances are taken as a remedy to the acidity which are known as antacids which neutralizes the excess acid. तो कभी कभी हमारे पेट के अंदर एक्सेस हो जाता है इसका हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, जिससे हमें जलन होने लगती है। तो ऐसे में हमें उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए बेस का यूज़ करना पड़ता है। मोस्टली ज़्यादातर बात की जाए माइल्ड बेसिक सब्सटेंसेस जैसे कि बेकिंग सोडा या फिर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लिया जाता है एंटासिड के रूप में, जो कि हमें काफ़ी राहत पहुंचाता है। अगला क्वेश्चन हम इसी का नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच चेंज एज द कॉज ऑफ टूथ डिके। अब दांत सड़ाने में इसका क्या रोल रहता है वो बताना है हमको। When the pH of the inner side of the mouth is less than 5.5, the decay of teeth start. अगर हमारे मुंह का जो pH है 5.5 से कम हो जाए तो हमारे दांत सड़ने लगते हैं। The outer layer of teeth is made up of hard substance, enamel like calcium phosphate. It does not dissolve in water but gets corroded when pH of inner side of mouth becomes less than 5.5. हमारे दांत जो है वो कैल्शियम फॉस्फेट से बने हैं, जो पानी में मिलते नहीं है, पानी में मतलब मिक्स नहीं होते, लेकिन वो सड़ जाते हैं पीएच की वजह से। द एसिड दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ फूड एंड सैकराइड्स बाय बैक्टीरिया इनसाइड द माउथ आफ्टर टेकिंग फूड विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिके ऑफ टीथ, हैंस गुड हैबिट ऑफ क्लीनिंग माउथ शुड बी फॉलोड आफ्टर ईटिंग। हमारे मुंह के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, फूड पार्टिकल्स और शुगर भी होती है उसके अंदर, उसके डिकम्पोजिशन के लिए हमारे मुंह के अंदर बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं जो कि हमारे दांतों को सड़ाने का काम करते हैं। इसलिए हमें इसके लिए गुड हैबिट लेनी चाहिए, यानी कि दांतों को साफ करना चाहिए सोने से पहले। द टूथपेस्ट विच आर यूज फॉर टीथ क्लीनिंग पोजेस बेसिक नेचर, दिस न्यूट्रलाइजेस द एसिड इनसाइड द माउथ एंड प्रिवेंट टूथ डिके। हम जो ब्रश करते हैं, जो टूथपेस्ट यूज़ करते हैं, उस टूथपेस्ट के अंदर
बेस होता है जो कि हमारे मुंह के अंदर के मतलब एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है, जो कि ये बैक्टीरिया होता है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है और हमें दांत सड़ने से हमारे बचाता है। 49th क्वेश्चन है, एक्सप्लेन एस्टरिफिकेशन रिएक्शन विद द केमिकल इक्वेशन एंड राइट यूजेस ऑफ एस्टर। एस्टर की यूज भी बताने हैं और इसको रिएक्शन को भी समझाना है। रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक acid and alcohol in the presence of acid catalyst forms ester and water. This reaction is called esterification reaction. Ethanoic acid react with absolute ethanol in the presence of an acid catalyst to form ester and water. अब यहाँ देखिए एथेनोइक एसिड है, जब ये इथेनॉल के साथ मिलता है, ठीक है, और कैटलिस्ट के तौर पे यहाँ पे एसिड का यूज़ किया जाएगा तो बनता है एक एथिलीन एसीटेट जो कि एस्टर कहलाता है और साथ में वाटर भी फॉर्म होता है। यूजेस की बात करेंगे। एस्टर जो है दे आर स्वीट स्मेलिंग लिक्विड्स एंड आर यूज्ड इन मेकिंग परफ्यूम्स एंड फ्लेयरिंग एजेंट्स। फ्लेवर देने के लिए या फिर स्मेल के लिए यूज़ किया जाता है परफ्यूम्स के अंदर। Reaction of an ester with an alkali forming an alcohol and sodium salt of carboxylic acid is called saponification reaction. एस्टर जो है एल्कली के साथ मिलकर अल्कोहल बनाता है और सोडियम सॉल्ट बनाता है कार्बोक्सिलिक एसिड का, और इस रिएक्शन को सैपोनिफिकेशन रिएक्शन भी कहा जाता है। एथेनोइक एसिड की प्रॉपर्टीज पूछी गई आगे। एथेनोइक एसिड एक कलरलेस लिक्विड है जो कि विनेगर की तरह स्मेल होती है उसकी। बॉइलिंग पॉइंट जो प्योर एथेनोइक एसिड का होता है 391 K। मेल्टिंग पॉइंट जो है प्योर एथेनोइक एसिड का 290 K, और इसी कारण से ये विंटर में सबसे ज़्यादा जल्दी जम जाता है, इसीलिए इसको ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी कहा जाता है। 5 to 8% सोल्यूशन ऑफ एथेनोइक एसिड इन वाटर इज कॉल्ड विनेगर। अगर हम पानी के अंदर 5 से 8% एथेनोइक एसिड ऐड कर दें तो उसको विनेगर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 50 की बात करेंगे। व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, राइट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के बारे में पहले बात करें, चलिए। प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ सिंपल फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट दैट इज ग्लूकोज chlorophyllous organism with the use of solar energy, water and carbon dioxide in presence of chlorophyll is called photosynthesis. Balanced chemical equation for photosynthesis दिया गया है फिर कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर in the presence of chlorophyll and sunlight it forms glucose, oxygen and again 6 molecules of water. B. To a neat level diagram of स्टोमेटल पोर। यहाँ पर डायग्राम दिया गया स्टोमेटल पोर्स का, आप यहाँ देख सकते हैं ये ओपन है और ये क्लोज है, देख सकते हैं सेंटर में। अगला क्वेश्चन बच्चों हमारा है क्वेश्चन नंबर 51 दैट इज एलिमेंट्री कैनल का डायग्राम बनाना है। राइट द फंक्शंस ऑफ ऑर्गन्स ऑफ एलिमेंट्री कैनल। फंक्शंस भी बताने एलिमेंट्री कैनल के ऑर्गन्स के। तो डायग्राम आप यहाँ देख सकते हो, ये डायग्राम पूरा आपको आना चाहिए, ट्राई करिए अच्छे से बनाने की। अब हम बात करेंगे इसके फंक्शंस के, ठीक है। तो सबसे पहले मेन ऑर्गन्स में माउथ आता है। माउथ के अंदर फूड जो है क्रश किया जाता है टीथ के द्वारा, सैलिवा एक्सक्रीट किया जाता है सैलिवरी ग्लैंड्स के द्वारा जो फूड को वेट और सॉफ्ट बना देता है। इसके अंदर एक एंजाइम भी होता है सैलिवरी एमिलाइज जो कि स्टार्च को तोड़ने का काम करता है और सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देता है। स्टार्च इन द प्रेजेंस ऑफ सैलिवरी एमिलेज forms sugar, that is maltase. Food is mixed thoroughly with saliva and moved in the buccal cavity by muscular tongue while chewing. Esophagus की बात करेंगे। Food moves from mouth to stomach through esophagus, यानी कि फूड पाइप से ही खाना हमारा अंदर जाता है पेट तक। स्टमक जो है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं स्टमक की दीवारों में, जो कि HCl सिक्रीट करते हैं, और एक प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम जिसको पेप्सिन कहा जाता है, और म्यूकस भी होता है। ये मिक्सचर जो है ये सब गैस्ट्रिक जूसेस कहलाते हैं। इस मिक्सचर को गैस्ट्रिक जूस कहा जाता है। द मस्कुलर वॉल ऑफ द स्टमक फूड विद गैस्ट्रिक जूस। मस्कुलर वॉल जो है स्टमक की जो मस्कुलर वॉल होती है उसके अंदर गैस्ट्रिक जूस होती हैं जो कि फूड के अंदर मिक्स हो जाते हैं।
The hydrochloric acid creates an acidic medium which facilitates the action of enzyme pepsin. Protein component is partly digested in the stomach with the help of pepsin. अब यहाँ पर एक पेप्सिन नामक एंजाइम भी होता है जो कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। म्यूकस जो है वो हमारे पेट की इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है एसिड से, जो कि हमारे पेट के द्वारा सिक्रेट किया जाता है डाइजेशन को फास्ट करने के लिए। डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है हमारी बॉडी का सबसे लंबा पार्ट है और इट इज़ द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन। कंप्लीट डाइजेशन यहाँ पर होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का। कहाँ पर? स्मॉल इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन ये एक्सेस वाटर और अनडाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब कर लेता है। एनएस की बात करें, ये एनल स्फिंक्टर मसल है जो कंट्रोल करता है बाउल मूवमेंट एंड बॉल इज एक्सक्रीटेड फ्रॉम द बॉडी। ये बॉल मूवमेंट को कंट्रोल करता है और हमारी बॉडी से बॉल को बाहर निकालने में भी हेल्प करता है, एक्सक्रीट करने में हेल्प करता है। क्वेश्चन नंबर 52 देखेंगे अभी हम। पर्सन एक लाइब्रेरी में बैठा है, ही इज नॉट एबल टू रीड द डिटेल्स ऑन द वॉल ऑफ द लाइब्रेरी विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 फीट। 15 फीट दूर है वो दीवार, उसको रीड करने में दिक्कत हो रही है, वहाँ पर वो रीड ही नहीं कर पा रहा है लेटर्स बुक के अंदर जो उसके सामने पड़ी है। अब हमें ऊपर पढ़ लिया भी, एक तो वो दीवार पे लिखा है वो नहीं पढ़ पा रहा है, ना ही वो बुक के अंदर लिखा हुआ पढ़ पा रहा है। व्हाट इज द डिफेक्ट ऑफ विजन ऑफ द पर्सन? उसको कौन सी बीमारी है भाई? सबसे पहली बात उसको फार साइटेडनेस से। राइट द कंडीशन एज टू हाउ दिस डिफेक्ट राइजेस। कैसे होता है ये? इंक्रीज इन फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस ड्यू टू लीस्ट कर्वेचर ऑफ द आई लेंस। आई लेंस का जो कर्वेचर होता है कम हो जाता है और फोकल लेंथ बढ़ जाती है, इससे ये प्रॉब्लम होती है। दूसरा, शॉर्टनिंग ऑफ लेंथ ऑफ आईबॉल। आईबॉल की लेंथ शॉर्ट हो जाती है, इससे भी ये प्रॉब्लम होती है। तीसरा क्वेश्चन है, हाउ विल यू करेक्ट दिस डिफेक्ट? ऑल्सो ड्रॉ ए डायग्राम शोइंग द करेक्शन ऑफ दिस डिफेक्ट। अब हम इसको कैसे करेक्ट करेंगे? द करेक्शन ऑफ दिस डिफेक्ट कैन बी डन बाय यूजिंग स्पेक्टिकल्स विद कॉन्वेक्स लेंस ऑफ सुटेबल फोकल लेंथ। तो कॉन्वेक्स लेंस का यूज होगा यहाँ पे, और डायग्राम भी बोला गया है, तो डायग्राम में देखो ऐसा होगा। अब एक्चुअल में तो यहाँ पर देख सकते हो आप, ये आई लेंस है और ये हमने आर्टिफिशियल लेंस लगाया। तो आई लेंस से क्या हो रहा था, वो नहीं बन पा रहा था, वहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन जब हमने लेंस लगा दिया तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एकदम बराबर रेटिना पे जाके फिगर बनने लगा, इमेज बनने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 53rd है बच्चों। ड्रॉ अ स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। तो डायग्राम आप देख लीजिए बच्चों, यहाँ पर कैसे ड्रॉ करना है भाई। ये डायग्राम आपने ड्रॉ करना है, आपकी बुक में भी दिया होगा। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फ्यूज एंड अर्थ वायर इन डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। अर्थ वायर और फ्यूज का इसमें हमको इंपॉर्टेंस बताना है। पहले हम फ्यूज का देखेंगे इंपॉर्टेंस। Fuse, it is used in electric circuit to avoid incident such as electric shock, fire, damage to electrical appliances due to short circuit or overloading in a circuit. Overloading electrical appliances को होने वाला जो नुकसान है फ्यूज के कारण, यानी कि इलेक्ट्रिक शॉक, शॉर्ट सर्किट के कारण, उसको रोका जा सकता है फ्यूज की मदद से। फ्यूज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है सेफ्टी डिवाइस के तौर पे। इसके अंदर एक छोटी सी शॉर्ट टिन प्लेटेड कॉपर वायर होती है जिसका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी कम होता है। जैसे ही टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ता है तो ये तार जो है पिघल जाती है और कनेक्शन टूट जाता है और हमारे अप्लायंसेस खराब होने से बच जाते हैं। अर्थिंग वायर के बारे में देख लेंगे। Earthing wire is connected to the metallic surface of the appliances. It is mostly used for electrical appliances using metallical coating or for safety purpose. Metallic जो बर्तन होते हैं, appliances होती हैं, सॉरी बर्तन नहीं, appliances की बात करें तो metallic appliances जिनका जो तला होता है मेटल का होता है, वहाँ से करंट जो है हमको लग सकता है, हमारी बॉडी में जा सकता है। लेकिन अगर उसको हम कनेक्ट कर दें अर्थिंग वायर से, यानी कि एक प्लेट होती है जो कि ज़मीन के अंदर लगाई जाती है, तो हमारे जो अप्लायंसेस हैं उनसे हमको करंट लगने का डर काफ़ी कम हो जाता है। फंक्शन ऑफ अर्थिंग वायर इज़ टू प्रोवाइड लो रेजिस्टेंस कनेक्टिविटी पाथ टू द करंट लीकिंग फ्रॉम द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस टू द अर्थ एंड देयरबाय प्रिवेंटिंग इलेक्ट्रिक शॉक टू द यूज़र ऑफ द इलेक्ट्रिक अप्लायंस। अब अर्थिंग वायर जो है वो रेजिस्टेंस को कम कर देती है, जिससे जो करंट है जो लीक होता है वो सीधा अप्लायंस से हमारी बॉडी में ना आकर अर्थ में चला जाता है, जिससे हम बच जाते हैं इलेक्ट्रिक करंट से। सो अर्थिंग वायर इज नेसेसरी फॉर अप्लायंसेस विद मेटेलिक सरफेस लाइक आयरन, टोस्टर, टेबल फैन
रेफ्रिजरेटर एक्सेट्रा। थी सब जो नाम लिए हमने ये सब मेटेलिक सरफेस वाले होते हैं और इन सब के लिए बहुत ही ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ चलेंगे। एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ ओजोन विद इक्वेशन। ओजोन का फॉर्मेशन दिखाने भाई पहले चलो। ओजोन लेयर इज लोकेटेड एट द हायर लेवल्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। स्ट्रेटोस्फीयर में ये होती है हायर लेवल पे। ओजोन का फॉर्मूला O3 है। 3 एटम ऑक्सीजन के लगते हैं इसमें। हाई एनर्जेटिक अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस यानी कि यूवी रेज जो हैं वो इन ऑक्सीजन जो O2 होती है उसको वो O3 में बदल देते हैं। These free oxygen combine with molecular oxygen to form ozone। यानी कि जो O2 होती है उसको UV रेज O में बदल देते हैं, यानी कि 2 की बजाय O सिंगल कर देते हैं। अब सिंगल O जो है वो बाकी मोलिकुलर ऑक्सीजन O2 के साथ मिलकर O3 बनाता है जो कि ओजोन है। यहाँ देख सकते हैं आप क्वेश्चन भी दी है। O with UV it forms O plus O and O plus O plus O2 plus will give O3 यानी कि ओजोन लेयर। आगे है बच्चों, हाउ कैन यू हेल्प इन रिड्यूसिंग द प्रॉब्लम ऑफ वेस्ट डिस्पोजल, राइटर ओपिनियन। वेस्ट डिस्पोजल की समस्या को रोकने के लिए, कम करने के लिए आप क्या कर सकते हो, अपना ओपिनियन बताओ। बाय लूज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन ऑर्डर टू अवॉइड पैकिंग। हम लूज फ्रूट्स लें पैकिंग के बिना वाले। दूसरा, यूज़ रीयूजेबल नैपीज। नैपीज का यूज़ भी करना चाहिए तो रीयूजेबल होनी चाहिए, एक बार यूज़ करके फेंक दें, यूज एंड थ्रो वाली नहीं होनी चाहिए। बाय रीयूजेबल कैरी बैग्स, ऐसे कैरी बैग्स लेने चाहिए जो बार बार यूज़ हो सकें। और चौथा, बाय रिचार्जेबल बैटरीज। रिचार्जेबल बैटरीज का यूज़ करना चाहिए जिसको हम बार बार रिचार्ज करके यूज़ कर सकें। तो बच्चों ये था हमारा पूरा साइंस का पेपर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसे ही वीडियोज़ की जानकारी आपको मिलती रहे उसके लिए आप बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। टिल देन गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।